दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपका उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ चल रही है। और आज जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो 51वें नंबर की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। और कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाया गया था कि आपके टेस्ट सीरीज़ से पैट में कितने क्वेश्चन मिले। तो 16 तारीख में भी यही कंडीशन रही है। 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी अब टेस्ट सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। तो आपका जो उत्तराखंड में भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए भाई सभी अपने दोस्तों में। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी फेसबुक पर या फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, किसी भी माध्यम अपने दोस्तों को आप इनवाइट कर सकते हैं। और जो चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं। ये हमारा उत्तराखंड टेस्ट सीरीज चल रही है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम में ये। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है रीतिकाल और डी ऑप्शन है आधुनिक काल। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी भाई। पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो जल्दी बताइए, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो देखिए इसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। ये भक्ति काल में रचित रचना है, ठीक है। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भाई। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी किसके द्वारा लिखी गई है। तो चंद्रवरदाई, ठीक है। किसने लिखी है ये, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है भाई, ठीक है। और किस भाषा में, हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बताइए जल्दी भाई, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ए ऑप्शन है मगधी, बी ऑप्शन है अर्ध मगधी, सी ऑप्शन है शौरसेनी और डी ऑप्शन है ब्राह्मण। बताइए भाई जल्दी, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। देखिए अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका सही हो जाएगा बी वाला अर्ध मगधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई कौन सा हो गया इसका, बी वाला आंसर इसका सही है, अर्ध मगधी से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है। ए ऑप्शन है इंटरनेट, बी ऑप्शन है उपयोगिता सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी ऑप्शन है एंटीवायरस। बताइए जल्दी, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है। ए ऑप्शन है इंटरनेट, बी ऑप्शन है उपयोगिता, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है उपयुक्त सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन है एंटीवायरस। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसाऊ बांध, कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई। किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ए ऑप्शन है पिथौरागढ़ में, बी ऑप्शन है चमोली में, सी ऑप्शन है देहरादून में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, देहरादून में है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। किसाऊ बांध किस नदी पर बना है, जल्दी बताइए। किसाऊ बांध किस नदी पर बना है, जल्दी बताइए। तो किसाऊ बांध किस नदी पर है भाई, टोंस नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी है, टोंस नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए। देखिए भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में मालूम किया जाता है क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें कि दोपहर का समय के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है रात, बी ऑप्शन है संध्या, सी ऑप्शन है अपराह्न और डी ऑप्शन है मध्याह्न। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी जल्दी। दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए। रात, देखिए रात तो हो गई नहीं भाई, दोपहर में रात के काम, ये वाला ऑप्शन तो अपना गलत ख़त्म ही हो गया। अब इन तीन में से बताना है। संध्या, तो संध्या क्या हो गया भाई, संध्या शाम का समय को बोलते हैं, ठीक है। हाँ बताइए। अब बाचे दो, तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है, अपराह्न, ठीक है। अपराह्न क्या है, दोपहर, क्या होगा है दोपहर का समय, तो अपराह्न होता है, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। देखिए अगर 12 बजे से पहले की बात होती है तो पूर्वाह्न, ठीक है, लेकिन ये बात की बात है तो अपराह्न, यानी कि जिसे हम लिखते हैं पीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, बताइए बिजली दीदी। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है बातायन, बी ऑप्शन है बारी, सी ऑप्शन है दरीचा, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है बातायन, बारी, दरीचा, उपयुक्त सभी, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, उपयुक्त सभी, ठीक है। और ये शब्द आपको जब ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, वातानुकूलित जो बोलते हैं हम, ठीक है, तो वो खिड़की के लिए ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। वातायन, बारी, दरीची, ये सब किसके, खिड़की के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तीनों के तीनों, इसका उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है भाई, जल्दी बताइए भाई। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी ऑप्शन है उद्देशिका। बताइए जल्दी भाई। देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो इसमें ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको सेम लग रहे होंगे कि सभी को कहा गया है। जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर है, देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर संविधान सभा की आधारशिला रखी थी। और जो संविधान की उद्देशिका है, ठीक है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, जो आधारशिला रखी थी उसी उद्देशिका को क्या कहते हैं, हम प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना सही हो जाएगा। लेकिन कुछ क्या लगा रहे थे, सी लगा रहे थे भाई। देखिए ये सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, अगर क्वेश्चन यहाँ होता है कि भीमराव BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा था, तब ये सी वाला ऑप्शन सही होता, ठीक है। यहाँ पर BR अम्बेडकर का नाम नहीं था, या फिर उद्देशिका ऑप्शन में ना होती तब ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब उद्देशिका दी है तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो उद्देशिका को कहा जाता है। अगर BR अम्बेडकर का नाम आता है तब संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाता है। इसलिए इसमें जब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम नहीं था तो यहाँ पर उद्देशिका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बेरूबारी बाद, सज्जन सिंह बाद, गोलकनाथ बाद और डी ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद। बताइए जल्दी भाई, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना यानी उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जिसका सी है वो सही है भाई। बेरूबाड़ी यूनियन बाद हुआ था 1960 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाता
कि किस बात के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, नहीं होता ना कि हिस्सा है, तब आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 हो जाता। ठीक है, तब कौन सा जाता? 73 वाला होता, क्योंकि बेरोबाड़ी यूनियन बाद 1960 में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? बताइए जल्दी भाई, आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव 1942, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए आपके यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है। एक तो आपसे मालूम करता है कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था भारत, तो 1942। कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 1946। 2 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। ठीक है, एक तो है भारत सरकार अधिनियम कौन सा है? 1935, और आता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर बताइए भाई कौन सा है सही इसमें? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया किसके द्वारा? तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जुलाई 1946। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए जल्दी भाई, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। बताइए जल्दी भाई, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में। और देखिए जिसने अभी तक वीडियो अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया वो वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, और जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। डी वाला आंसर इसका सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाई जाती है भाई? बताइए जल्दी, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाई जाती है? जल्दी बताइए, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाई जाती है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो अनुच्छेद 108 जिसका है वो सही है भाई। अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जल्दी बताइए, संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? देखिए अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए सही आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कई सारे क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है भाई? ए ऑप्शन है 5 वर्ष। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, सी ऑप्शन है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और डी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जल्दी बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार। बताइए जल्दी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए जिसका बी है वो सही है भाई। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहला हो, सी वाला नहीं होगा भाई। ठीक है, 5 वर्ष या 5 वर्ष नहीं होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है चुनाव आयुक्त का। ठीक है, और देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है ये। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत केवल 3 पद ऐसे हैं जो कार्य करते हैं, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, 3 पद ऐसे हैं बस। तो इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका यानी PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? बताइए भाई, जनहित याचिका आप कहाँ पर दायर कर सकते हैं? ए ऑप्शन है केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, बी ऑप्शन है केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में, सी ऑप्शन है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, और डी ऑप्शन है उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, प्रशासनिक प्राधिकरणों में, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में? जल्दी बताइए। देखिए पैट में भी सेम क्वेश्चन यही था, लेकिन बस थोड़ा अंतर था। देखिए इसका डी वाला आंसर सही है भाई।
ठीक है। आप जनहित याचिका यानी कि जो याचिका डाल सकते हैं आप हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी डाल सकते हैं। देखिए आर्टिकल 32 के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के द्वारा आप हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? बताइए जल्दी भाई। क्योंकि गढ़वाल में देखिए 52 गढ़ थे और 52 गढ़ों को किसने जीता था? अजय पाल ने। किसने जीता था भाई? अजय पाल ने जीता था। 52 गढ़ों को अजय पाल ने जीता था और 52 गढ़ों का संयुक्त नाम रखा था गढ़वाल। लगभग 1515 ईस्वी की बात है। जल्दी बताइए भाई, 52 गढ़ों में से कौन सा एक गढ़ शामिल नहीं है इनमें? बताइए भाई। ए ऑप्शन है बधानगढ़, बी ऑप्शन है चांदपुरगढ़, सी ऑप्शन है देवलगढ़ और डी ऑप्शन है धुनीगढ़। जल्दी बताइए भाई, कौन सा गढ़ 52 गढ़ों में से शामिल नहीं था? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, धुनीगढ़ नहीं था भाई। देखिए बधानगढ़ भी था क्योंकि बधानगढ़ का तो किला भी है। ठीक है, और चांदपुरगढ़ तो सबसे ज़्यादा फेमस रहा है क्योंकि जो पवार वंश है वो चांदपुरगढ़ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और देवलगढ़ भी फेमस रहा है, लेकिन ये धुनीगढ़ 52 गढ़ों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग, ये जो यहाँ पर फुल फॉर्म आई है आपकी, ठीक है, ये जो फुल फॉर्म आई है आपकी NITI नीति, ये नीति की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुकी है भाई कि नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म है। तो नीति की देखिए, नीति क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें ये फुल फॉर्म आपको मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत मालूम की जाती है। यानी कि नीति, इसका पूरा नाम क्या हो गया? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? बताइए। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, बी ऑप्शन है 7 फरवरी 2015 को, सी ऑप्शन है 13 मार्च 2015 को और डी ऑप्शन है 18 अप्रैल 2015 को। बताइए ले भाई, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक क्वेश्चन तो आपको ये फुल फॉर्म तो रट लेना, लिख लेना, कॉपी में ऐड कर लेना। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देखिए ये योजना आयोग का नाम बदला गया है भाई। ठीक है, देखिए योजना आयोग का गठन कब है? 1950। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950। तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग कब कर दिया गया? जिसका ए है वो सही है भाई, 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था भाई। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और अगर प्रस्ताव की बात करता है तो 15, देखिए अगर आपसे मालूम करता है कि योजना आयोग को नीति आयोग बनाने की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तो वो 15 अगस्त 2014 में की गई थी। ठीक है, लाल किले की प्राचीर से। तो इसका पहला वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। बताइए जल्दी। देखिए जो ललितादित्य है ये जम्मू कश्मीर वाला है। ठीक है, तो केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ए ऑप्शन है राजतरंगिणी, बी ऑप्शन है हर्षचरित, सी ऑप्शन है सभासार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला भाई आपके लिए, जल्दी बताइए। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी में ही ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी मिलती है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? बताइए जल्दी भाई, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है भाई? कलहड़। इम्पोर्टेंट है, रट लेना, ऐड कर लेना कॉपी में। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़। ठीक है, कलहड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास है? जम्मू कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, तो ये राजतरंगिणी के लेखक भी मालूम कर लेता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। ऐड कर लेना कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़। किस पर आधारित है? जम्मू कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। हर्षचरित के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, हर्षचरित के लेखक कौन है? देखिए 5 पुस्तकें आपके एग्जाम में आएंगी भाई, 2 हिंदी से आनी है और 3 उत्तराखंड से आएंगी। जल्दी बताइए। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। ठीक है, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। ठीक, सभासार, बताइए जल्दी भाई, सभासार के लेखक कौन है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सभासार के लेखक, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो देखिए सभासार के लेखक कौन है? से सभासार, से सुदर्शन शाह। ठीक है, से सभासार, से सुदर्शन शाह की पुस्तक है भाई, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? बताइए भाई जल्दी। जाह्नवी नदी निम्न में से किस एक मुख्य नदी से संबंधित है? ए ऑप्शन है काली, बी ऑप्शन है रामगंगा, सी ऑप्शन है अलकनंदा और डी ऑप्शन है भागीरथी। बताइए जल्दी भाई। जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक प्रमुख मुख्य नदी से संबंधित है? देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए जाह्नवी भागीरथी का पर्यायवाची भी है। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है, जिसका डी है वो सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। उत्तराखंड में अलकनंदा की लंबाई कितनी है? जल्दी बताइए। उत्तराखंड में अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर। अलकनंदा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? 195 किलोमीटर। काली नदी की जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है भाई, एकदम वो क्वेश्चन मालूम करते ही एकदम जवाब आने चाहिए आपके। काली नदी की लंबाई उत्तराखंड में 252 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है भाई। ठीक है, और भागीरथी बताइए भाई, भागीरथी की लंबाई उत्तराखंड में 205 किलोमीटर। उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी के जवाब सही आने चाहिए भाई यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने आपको कई बार ऑफलाइन क्लास में भी बता रखा है क्वेश्चन। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? ए ऑप्शन है राम नवमी मेला, बी ऑप्शन है गोचर मेला, सी ऑप्शन है चैती मेला, डी ऑप्शन है कुंभ मेला। जल्दी बताइए। तो बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है भाई? जिसका सी है वो सही है भाई, चैती मेला। ठीक है, चैती मेला लगता है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आया था एग्जाम में, चैती मेला कहाँ लगता है? तो काशीपुर में लगता है। ठीक है, किस मंदिर पर लगता है? बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर लगता है। सभी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देखिए सही, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बाल सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? बताइए जल्दी जल्दी। बाल सुंदरी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? जल्दी बताइए। तो बाल सुंदरी देवी का जो मंदिर बनवाया था किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया था? औरंगजेब। ठीक है, बाल सुंदरी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण, देखिए रथों का मतलब रथ मंदिर यहाँ पर। ठीक है, रथों, देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए जल्दी भाई। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, दक्षिण भारत के इतिहास में मंदिरों से ही क्वेश्चन बनते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? ए ऑप्शन है पालो के, बी ऑप्शन है चोलों के, सी ऑप्शन है राष्ट्रकूटों के, डी ऑप्शन है पल्लवों के। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? देखिए जिसका डी वाला आंसर सही है, पल्लव वंश के शासकों ने ही महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, नरसिंह वर्मन। ठीक है, अगर राजा का नाम आता है तो नरसिंह वर्मन। ठीक है, तो यहाँ पर पल्लव वंश के शासकों ने ही महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशवंत सिंह कटोच, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कई सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर भी आपके। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशवंत सिंह कटोच की नहीं है? बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है हिमालय का इतिहास, बी ऑप्शन है मध्य हिमालय की कला, सी ऑप्शन है मध्य हिमालय का पुरातत्व के लेखक, और डी ऑप्शन है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। बताइए जल्दी भाई, यशवंत सिंह कटोच की कौन सी पुस्तक नहीं है? जल्दी बताइए। हिमालय का इतिहास, बी ऑप्शन है मध्य हिमालय की कला, सी ऑप्शन है मध्य हिमालय का पुरातत्व के लेखक, और डी ऑप्शन है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। बताइए जल्दी भाई, बहुत आसान क्वेश्चन रहने वाला है आपका ये, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए जिसका ए है वो सही हो जाएगा भाई। ठीक है, हिमालय का जो इतिहास है वो यशवंत सिंह कटोच के द्वारा नहीं लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। देखिए पहला, मध्य हिमालय की कला किसने लिखी है? यशवंत सिंह कटोच। मध्य हिमालय, देखिए यहाँ पर भी मध्य हिमालय, यहाँ पे भी मध्य हिमालय, तो दोनों ये सेम ही हो रही थी, बस खाली पुरातत्व का नाम आ गया था यहाँ पर, तो ये भी किसने? यशवंत सिंह कटोच ने। और यशवंत सिंह कटोच की जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के एग्जाम में पुस्तक मालूम की जाती है वो ये है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? हिमालय का इतिहास नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी जल्दी। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलवान, सी ऑप्शन है रजिया और डी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए भाई, भारतीय इतिहास में किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। तो देखिए जिसका डी है वो सब सही है भाई, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हातिम, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। हातिम किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। भारतीय इतिहास में हातिम किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। भारतीय इतिहास में हातिम किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी जवाब दीजिए। हातिम भारतीय इतिहास में किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास में हातिम किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है भाई, ठीक है। हातिम किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? हातिम कहा जाता है। अगर क्वेश्चन हो जाए कि हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है? हातिम द्वितीय, भारतीय इतिहास में हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है? तो हातिम द्वितीय किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना ही है। हातिम द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक और हातिम, और खाली सिंगल हातिम आता है तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? बताइए जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मालूम किया जा रहे हैं आज के टाइम में। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? ए ऑप्शन है पुरंदर की संधि, बी ऑप्शन है बड़गांव की कन्वेंशन, सी ऑप्शन है बसीन की संधि, या डी ऑप्शन है सलवाई की संधि। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए 1802 में संधि हुई थी। और कौन सी हुई थी? बासिन, ठीक है। कौन सी संधि? बासिन की संधि, जिसे हम देखिए जिसे हम बसन की संधि बोलते हैं, ठीक है। बरसाए, देखिए बसन की संधि भी जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो बीसन की संधि हुई थी 1802 में, ठीक है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई, ठीक है। 1802 में हुआ था और पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी, बीसन की संधि, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं, देखिए इसे बीसन की संधि बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? बीसन की संधि। ये बसीन लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। इसे हम कौन सी बोलते हैं? बीसन की संधि बोलते हैं इसे, ठीक है। बीसन की संधि, बीसन की संधि किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? बताइए जल्दी। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? ए ऑप्शन है पेशवा, बी ऑप्शन है सचिव, सी ऑप्शन है मंत्री, सी और डी ऑप्शन है सामंत। बताइए भाई, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए वीडियो को अभी तक जिसने शेयर नहीं किया है भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को, और देखिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भाई। बताइए जल्दी। देखिए इसका जो सही आंसर है पेशवा, पहला वाला आंसर ही सही है, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? बताइए भाई जल्दी। निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? जल्दी बताइए। तो निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका बी वाला आंसर सही है भाई, रामदास, ठीक है। इनके शिवाजी का जो धार्मिक गुरु था कौन था? वही रामदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खालसा का गठन किसने किया था? बताइए जल्दी। खालसा पंथ, खालसा पंथ, ठीक है। खालसा का गठन किसने किया था? ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है गुरु रामदास, सी ऑप्शन है गुरु नानक और डी ऑप्शन है अर्जुन देव। बताइए जल्दी भाई, निम्नलिखित में से खालसा का गठन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, अर्जुन देव। जल्दी बताइए। देखिए खालसा पंथ का जो गठन किया था, जिसका ए है वो सही है भाई, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ का गठन किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था? बताइए भाई जल्दी। मोहम्मद बिन तुगलक किस क्षेत्र में निपुण था भाई? ए ऑप्शन है कला में, बी ऑप्शन है संगीत में, सी ऑप्शन है सुलेखन में, डी ऑप्शन है दर्शन में। बताइए भाई जल्दी।
जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था भाई? तो देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये अरबी फारसी काफ़ी भाषाएं जानता था और एक दार्शनिक भी था, ठीक है, जिसका डी है वो सही है भाई। देखिए, ये खाली कला प्रेमी था, ठीक है, कला प्रेमी था और संगीत में भी रुचि रखता था, लेकिन जानता नहीं था, कला चित्र बनाने नहीं जानता था, ठीक है। तो क्या था ये? दर्शन शास्त्र का भी ज्ञाता था ये, ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए भाई। भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। बताइए, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है आगरा में और डी ऑप्शन है अमरकोट में। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? जल्दी बताइए। तो शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी भाई? देखिए, इसका जो सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, आगरा में। देखिए, आगरा में, आगरा की जो मोती मस्जिद है वो जहांआरा ने बनवाई थी, लेकिन यहाँ पर जहांआरा का नाम तो है नहीं, क्योंकि बनी तो शाहजहां के शासनकाल में ही थी, इसलिए इसका आगरा वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और दिल्ली में जो लाल किला है, दिल्ली के जो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया था भाई? जल्दी बताइए। दिल्ली में स्थित लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। दिल्ली लाल किला, जल्दी बताइए। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था भाई। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था भाई, ठीक है। किसने कराया था? औरंगजेब के द्वारा कराया गया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? बताइए भाई जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था भाई सिंध पर और विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी। देखिए, इसका सही आंसर है भाई 712 ईस्वी, ठीक है। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, तो आगे को बताने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। ये वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई। सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? देखिए भाई, इसी तरीके से रीजनिंग में क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि कैलेंडर में क्वेश्चन आजकल घुमा के दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, ठीक है। 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। किस दिन जाती है भाई? बृहस्पतिवार को देखने जाती है। दिन भी डिसाइड कर रखा है कि बृहस्पतिवार को जाना है, देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो देखिए, आज की बात चल रही है, ठीक है, तो आज ही मानकर करेंगे, कुछ नहीं करना है। बृहस्पतिवार, देखिए 9 दिन पहले, ठीक है, 9 दिन पहले। 9 को 7 से गुणा भाग कर देंगे तो एक बार जाएगा, 7 × 7, शेष कितना बचा? +2, 2 ही तो बचा शेष, तो 2 को हम बृहस्पतिवार में ऐड कर देंगे, तो बृहस्पतिवार, बृहस्पति के बाद क्या आएगा? शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार। 2 दिन ही तो ऐड कर रहे हैं हम, तो इसका डी वाला आंसर सही है, ठीक है। कैलेंडर है, आसान होता है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है तभी होएगा ये, ठीक है, क्योंकि वो 9 दिन पीछे की घटना बता रहा है और 9 दिन वर्तमान भी। आप दिन अगर ऐसा भी नहीं है तो आप 1 2 3 4 दिन लिख के भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनिवार इसका सही था। शीला आई और अंधे को सहारा दिया। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प बताएं। ए ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, बी ऑप्शन है मिश्र वाक्य, सी ऑप्शन नकारात्मक वाक्य, डी ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य। बताइए जल्दी भाई। शीला आई और कंधे को सहारा, अंधे को, ठीक है, कंधा नहीं अंधा है। शीला आई और अंधे को सहारा दिया, तो देखिए कौन सा वाक्य है?
तो जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, संयुक्त। देखिए और आ गया, यानी कि जोड़ दिया वाक्य, तो और आती कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य, तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा वे हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है। जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो लगता है हमें जैसे कि बाहर से क्वेश्चन आए, ठीक है, पहले पढ़ना है तब पता चलता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? ए ऑप्शन है तुजुक ई बाबरी, बी ऑप्शन है तुजुक ई जहांगीरी, सी ऑप्शन है आइन ए अकबरी, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मिलेगा आपके एग्जाम में ये, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए सही आंसर हो जाएगा भाई तुजुक ए जहांगीरी, बी वाला आंसर इसका सही है। जहांगीर की आत्मकथा में लिखा था जहांगीर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आईने अकबरी में प्रमाण मिलता है कि अकबर की जो रसोई घर थी, रसोई घर में किसका प्रयोग होता था? गंगा जल का प्रयोग होता था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम आया कि अकबर की रसोई घर में किस जल का प्रयोग होता था? तो गंगा जल का प्रयोग होता था। किससे जानकारी मिली? आईने अकबरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है मछली उत्पादन, बी ऑप्शन है नमक उत्पादन, सी ऑप्शन है रेशम उत्पादन, डी ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन। देखिए मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में से क्रांतियों से क्वेश्चन आती हैं, और देखिए पेट के एग्जाम में मिले हैं। जल्दी बताइए भाई, श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जिसका डी है वो सही है भाई, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? बताइए जल्दी भाई, कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? ए ऑप्शन है काजी नरसिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह थापा, सी ऑप्शन है बम शाह, और डी ऑप्शन है जोगमल शाह। बताइए जल्दी भाई, कुमाऊं का प्रथम सूबेदार, जल्दी बताइए। तो कुमाऊं का प्रथम सूबेदार कौन था? जिसका डी है सही है भाई, जोगमल शाह, ठीक है। कुमाऊं का प्रथम सूबेदार कौन था भाई? जोगमल शाह था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मंगल की रात की घटना किस सूबेदार के शासनकाल में घटी थी? बताइए जल्दी भाई, मंगल की रात की घटना किस सूबेदार के शासनकाल में घटी थी? जल्दी बताइए। तो मंगल की रात की घटना किस सूबेदार के शासनकाल में घटी थी? नरसिंह, काजी नरसिंह, ठीक है। और नेपाल की सबसे बड़ी उपाधि काजी थी, और जो नरसिंह को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी थी? ए ऑप्शन है अमर सिंह थापा, बी ऑप्शन है हस्तीदल चौतरिया, बी ऑप्शन है जगजीत पांडे, और डी ऑप्शन है रणजोर थापा। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है, इसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, रणजोड़ थापा, ठीक है। रणजोड़ थापा को ही मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरो कर किससे लिया जाता था? देखिए एक कर तो आपका चंदबंश से मिल नहीं है भाई, ठीक है। मरो कर किससे लिया जाता था? ए ऑप्शन है संपत्ति छिपाने वाले से, बी ऑप्शन है पुत्रहीन व्यक्ति से, सी ऑप्शन है ब्राह्मणों से, डी ऑप्शन है पशुचारकों से। जल्दी बताइए। तो देखिए मरो कर किससे लिया जाता था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो मरो कर किससे लिया जाता था भाई? देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, पुत्रहीन व्यक्ति से, जिसके कोई संतान नहीं होती थी उससे मरो कर लिया था। एक तो उसके संतान नहीं है वैसे ही वो मर रहा है, ठीक है, एक तो उसके संतान नहीं है वैसे ही वो मर रहा है, तो मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है भाई? जल्दी बताइए, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्राकृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है अपभ्रंश, और डी ऑप्शन है संस्कृत। बताइए जल्दी भाई, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। डी वाला आंसर सही है भाई, जिसका डी है वो सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एग्जाम में मिलेगा आपके। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए ऑप्शन है मगधी, बी ऑप्शन है शोरसैनी, सी ऑप्शन है ब्राचड़, और डी ऑप्शन है आर्ध मागधी। बताइए जल्दी भाई, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए।
तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश से ही हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे दोस्तों लगभग आपके 50 क्वेश्चन जो उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर यानी कि यूके पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट बनाया गया था। ये हमारी उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का 51वीं टेस्ट सीरीज थी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी जो चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको ये 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। सभी का थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।